नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आगामी सीटेट एग्जाम जो कि 14 दिसंबर के लिए प्रस्तावित है, इसकी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें हम बात करेंगे कि लास्ट 20 डेज में, ठीक है, जिन लोगों की तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई है या कहीं आधी अधूरी तैयारी हो पाई है, कुछ लोग ऐसे भी होंगे किसी कारण से तैयारी को अच्छे से स्टार्ट नहीं कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो फिर वो कैसे सीटेट पास कर पाएं, क्योंकि विगत वर्षों में आप अच्छे से जानते हैं प्राइमरी में भी 20% से ऊपर रिजल्ट सीटेट का नहीं जाता है। बहुत सारे लोगों के हमारे पास कमेंट्स भी आए हैं, मैंने देखा है। वो लोग कहते हैं हम कई साल से कोशिश कर रहे हैं, गृहिणियां हैं या अन्य काम में लगे हुए लोग हैं और जो बहुत ज़्यादा टाइम सीटेट एग्जाम के लिए नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करूँगा कि क्या, कैसे और कहाँ से पढ़ें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बहुत अथाह सागर है, आप जानते हैं, सोर्सेस का और बहुत सारे नोट्स का और बुक्स का। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्या पढ़ लें, ठीक है, क्या पढ़ लें और कहाँ से पढ़ लें कि और कम समय में कि जिससे हम पास हो जाएं, क्योंकि दिस इज ए क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। आपको पता है इसका नेचर सिर्फ क्वालिफाइंग है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है, ठीक है। तो आज हम कुछ उन टॉपिक्स की भी बात करेंगे, साथ में एक स्पेशल स्ट्रेटजी भी मैं बताऊंगा। अगर आपने उसको फॉलो कर लिया तो आप विश्वास मानिए कि 100% ये मान के चलिए कि आप 20 दिन से भी कम समय में सीटेट क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अभी तक अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप अच्छे से जानते हैं, यहाँ पर 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, CDP, मैथ, EVS, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज 2, ठीक है। लैंग्वेज फर्स्ट में सामान्यतः लोग हिंदी को प्रेफर करते हैं और सेकंड लैंग्वेज में इंग्लिश, संस्कृत या उर्दू को भी लोग प्रेफर करते हैं। 150 क्वेश्चंस होते हैं, 150 आपको पता है नंबर्स के होते हैं, ठीक है। ये जानकारी मोटे तौर पर आपको पता होगी, फिर भी मैंने कोई अगर न्यू कमर्स है वीडियो देख रहा है तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकती है। कोई निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है और 2.5 घंटे का पेपर होता है, ठीक है। बात क्लियर। इसके बाद हम चलते हैं आगे देखिए क्या पढ़ें। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बेटा, क्या पढ़ें और कहाँ से पढ़ें, ठीक है, कहाँ से पढ़ें। क्योंकि बहुत सारे YouTube चैनल्स, कोई अपने नोट्स बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ठीक है। और आपके पास भी कौन सी बुक ले, बुक्स भी बहुत महंगी आती हैं, 500-600 रुपये से कम की कोई अच्छा प्रैक्टिस सेट नहीं मिल रहा है जो बुक्स हैं, ठीक है। सॉल्यूशंस की जो बुक होती है PYQs की, तो फिर अच्छा कैसे इसके लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। तो मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी सी स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ। मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है पढ़ाने का और खुद इन एग्ज़ाम को क्वालिफाई अच्छे से करने का, ठीक है, वो क्या है कि आपको कुछ नहीं करना है, 10 PYQs लगाने हैं, ठीक है। क्या लगाने हैं? 10 PYQs, यानी कि 10 प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर। अब आप कह सकते हैं कि सर हमने तो ये पिछली बार भी किया था बट क्वालिफाई नहीं हुआ, लेकिन वो लगाने का तरीका क्या होगा ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। दवा एक जैसी होती है लेकिन खाने का तरीका भी अलग हो सकता है, ध्यान रखिए। तो हमेशा ध्यान रखिए कि 10 PYQ क्वेश्चन लगाने हैं और सिर्फ लास्ट 10 ईयर्स के लगाने हैं। आपको 2011 से लेके नहीं चलना है, बल्कि आपको उल्टी तरफ से लेके चलना है कि आपको जुलाई 2024 से और बैक देख लीजिए, आप जितना भी लगा पाएँ कम से कम 10 PYQs को आप लगा लीजिए। कैसे लगाना है अब इस पे अब हम बात करते हैं कि 10 PYQs लगाए तो ये मान के चलिए प्रत्येक सब्जेक्ट के 300 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। 300 क्वेश्चंस प्रत्येक सब्जेक्ट के मिलेंगे, ठीक है। देखिए 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, यानी कि अगर आप 10 प्रैक्टिस सेट्स लगाते हैं, ठीक है, अगर आप 10 प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो प्रत्येक सब्जेक्ट के आप 30 क्वेश्चन मान के चलिए, तो आप प्रत्येक सब्जेक्ट के 300 MCQs लगा लेंगे या 300 PYQs लगा लेंगे। अब इनको लगाना कैसे है, जैसे अगर आप CDP पढ़ते हैं, ठीक है, तो आप ये टारगेट कीजिए कि मुझे 50 से 60 क्वेश्चन CDP के रोज़ लगाने हैं। तो 4 से 5 दिन में आप सिर्फ CDP के ही 300 क्वेश्चन लगा लीजिए, ठीक है। और उनमें कुछ ऐसे फैक्ट्स या ऐसे प्रश्न जो रिपीट हो रहे हैं,
जो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं या जिन प्रश्न में आपको प्रॉब्लम हो रही है, उन प्रश्नों को आपको क्या करना है, वहाँ पे कुछ स्टार बना लेने हैं या कुछ आप अपना निशान बना लीजिए कि इसको 1 आर बना लीजिए, यानी कि एक बार रिवीजन करना है दोबारा से, और जो थोड़ा सा जहाँ आपको परेशानी ज़्यादा हो रही है या जो रिपीट हो रहा है उस पर 2 आर या 3 आर बना सकते हैं आप अपनी सुविधा के अनुसार, जिससे फिर एक दिन में या 3 से 4 घंटे में उन 300 क्वेश्चंस पे जो हाँ स्टार या डबल आर जो आपने बनाया है उनका रिवीजन कर सकते हैं। बस इस तरीके से 4 दिन में आपकी सीडीपी खत्म। इसी तरीके से हर सब्जेक्ट को 4 दिन में खत्म कीजिए तो 5 दिन में आप क्या कर पाएंगे, पूरे के पूरे सब्जेक्ट यानी कि खत्म कर देंगे। यानी कि आप 10 PYQs लगा लेंगे, लेकिन प्रत्येक PYQ को एक तरफ से पूरा पूरा नहीं लगाना है, ठीक है। जैसे आप एक पेपर को लेके बैठ गए और शुरू से एंड तक लगाना है, ऐसा करेंगे तब आप कभी भी किसी भी सब्जेक्ट को अच्छे से एनालाइज नहीं कर पाएंगे। आपको यही नहीं पता चलेगा किस टाइप के क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, और ना तो आपके दिमाग में कुछ आएगा, क्योंकि आप 30 क्वेश्चन CDP के लगा रहे होंगे, फिर 30 मैथ के, फिर 30 क्वेश्चन EVS, फिर इससे खिचड़ी बन रही होगी। आपको क्या करना है, जब CDP पकड़ी तो सारे 10 पेपर के CDP लगा दी, ठीक है। तो आपको एक पैटर्न समझ में आएगा, प्रश्न समझ में आएंगे, रिपीटेशन समझ में आएगा, चीज़ें याद हो जाएंगी, और जिन पे आप समस्या है उन पे स्टार आर या कुछ भी बना लीजिए। उससे क्या होगा, आप उनका फिर से रिवीजन कर लीजिए, बहुत आसान होगा, आपको CDP में पूरा कॉन्फिडेंस आएगा। इसी तरीके से प्रत्येक सब्जेक्ट में करना है आपको। दूसरे दिन मैथ पकड़िए, मैथ के सारे लगा दीजिए 3-4 दिन में। उसके बाद आप EVS पकड़िए, सब EVS के लगा दीजिए 300 क्वेश्चन। इस तरीके से अगर आप 10 PYQs लगा लेते हैं, लेकिन PYQs लगाते समय एक बात ध्यान रखें, उस तरीके की बुक से PYQs लगाएं जहां सॉल्यूशंस दिया हो। ऐसा ना हो सॉल्यूशंस आपको कहीं से बार बार क्या करना पड़े, सर्च करना पड़े, ठीक है, या कहीं से सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर दिए हो, तो फिर तो आपको रटना पड़ेगा। कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस जरूर दिया हो, ठीक है। जैसे कि YCT यानी कि यूथ पब्लिकेशन टाइप की जो बुक्स आती हैं उसमें सॉल्यूशन भी नीचे दिया होता है, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। इससे आपके लिए फ़ायदा होगा कि जो कॉन्सेप्ट है वो भी आप बार बार पढ़ रहे होंगे, तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। दूसरी बात मैं यहाँ पे बता दूँ कि जो टर्म्स सबसे ज़्यादा यूज हो रहे हों, जैसे कि कोई भी जीन प्याजे मान लीजिए, ठीक है, आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। आप क्या करें, इन चीज़ों की सेपरेट वीडियो देख लें यूट्यूब पर, जैसे जीन प्याजे, लेव वाइगोस्की, लॉरेंस कोहलबर्ग, सब मिल जाएगा यूट्यूब पर, ठीक है। या कोई ऐसा टर्म यूज हो जैसे अपसारी चिंतन, ठीक है, कन्वर्जेंट थिंकिंग, तो अब इसकी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, बस इसको क्या करें, इसको गूगल पे डालें अपसारी चिंतन क्या होता है, और क्या करें, बस उसका जो AI जनरेटेड फॉर्म आता है 2-3 लाइन का, बस उसे पढ़ लें या अपनी एक कॉपी में नोट्स बना के कहीं पे लिख लें। कॉपी पे ना लिखें तो जहां आप पेपर्स लगा रहे हैं, सॉल्ट पेपर, उसी पेपर्स के ऊपर नीचे कहीं पर लिख लें, ठीक है, उसी किताब में ही लिख लें। अब रिवीजन करते समय वो आपको बात ध्यान आ जाएगी, आपको कुछ कॉपी पेन नोट्स कुछ बनाना नहीं है, क्योंकि 20 डेज में आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे ये, ठीक है। तो क्या करें, जीन प्याजे या अपसारी चिंतन, जो भी टर्मिनोलॉजी अगर पढ़ रहे हैं, ठीक है, जहाँ से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं, जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, ठीक है, वो क्या करें, आप उसी बुक में जगह जगह नोट डाउन कर लें। इससे उसी बुक को बार बार पढ़ेंगे, उसी से करेंगे, तो आप 100% पास हो जाएंगे। बहुत आसान है CTET पास करना, मेरा विश्वास मानिए, अगर आप इस स्ट्रेटजी को करते हैं तो आप 100% CTET बहुत आसानी से पास हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपने पिछली बार किसी और की सलाह मानी हो, जो लोग सेकंड टाइम दे रहे हैं एग्जाम या थर्ड टाइम अटेम्प्ट है उनका, तो इस बार सिर्फ मेरी सलाह मान लीजिए। इस तरीके से अगर आप प्रयोग कर लेंगे तो 100% कोई CTET रोक ही नहीं सकता है, ठीक है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊंगा सब्जेक्ट वाइज। हाउ टू क्रैक तो मैंने बता ही दिया कि आपको कैसे पास करना है, ठीक है, कि परेशान, और दूसरा बिल्कुल टेंशन ना लें, जैसे ये दिख रहा है, बिल्कुल टेंशन ना लें, बस मेरी स्ट्रेटजी को फॉलो करें, बहुत आसानी से आप पास हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाले हैं, इनको थोड़ा सा आप जब भी सॉल्यूशंस पढ़ें बुक्स में, इन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। और अगर इनका अच्छे से डिटेल ना मिले तो आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं,
और गूगल का सहारा ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स के लिए इन चीज़ का सहारा लें। बाकी अन्यथा के तमाम बकवास के लिए आप अगर दिन भर यूट्यूब और गूगल से सर्च करते रहेंगे तो फिर आप जो है सीटेट पास होने वाले नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक बात, इस बात को आखिरी बात है ये मेरी, कि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सीटेट पास करने के लिए। तो चलिए अब हम टॉपिक्स को देख लेते हैं। इन टॉपिक्स को थोड़ा अच्छे से आपको पढ़ना है, चाहे सॉल्यूशंस जहां दिए रखे हो वहां से, या अगर ज़रूरत पड़े तभी यूट्यूब चैनल्स या गूगल से सर्च करके पढ़ सकते हैं, या और कुछ अंडरलाइन या इम्पोर्टेंट्स लाइन को उसी बुक में जहां आप सॉल्व पेपर लगा रहे हैं वहीं कहीं भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे बाल विकास की अवस्थाएं आपको पता होनी चाहिए, 4 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, मैं यहाँ बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा, अवस्थाएं और एज के बारे में। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है कि बचपना अवस्था कहाँ से कहाँ तक होगी, बट बहुत सिंपल सवाल है, लेकिन कुछ भी आ सकता है, ये सीटेट एग्जाम है। प्रभावित करने वाले कारण वातावरण और आनुवंशिकता होती है, बाल विकास के कुछ सिद्धांत, ठीक है, यानी कि कुछ विशेषकर यहाँ से परिभाषाएं 1-2 आती हैं, वो डेफिनेशंस आपको जब 10 PYQC लगाएंगे तभी मिल जाएंगी आपको, और कहीं से कुछ नहीं ढूंढना है। संज्ञानात्मक विकास में जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, लॉरेंस कोहलबर्ग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, हर साल 7 से 8 प्रश्न इनसे आ रहे हैं, तो इनके लिए सेपरेट वीडियो यूट्यूब से जरूर देख के कुछ आप नोट्स जरूर पॉइंट्स इनसे बना लीजिए और इन पर थोड़ा फोकस कीजिए क्वेश्चंस लगाते हुए। बुद्धि का हार्वर्ड गार्डनर बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत तो 2 या 1 स्टेटमेंट है, मेरी अन्यथा वीडियो देख लीजिए, 10 मिनट की वीडियो है, वहां से आपका 1 से 2 प्रश्न सही हो जाएगा, हर बार इससे पूछा जाता है। समावेशी शिक्षा से 1 से 2 प्रश्न समावेशन या समावेशी शिक्षा से पूछा जाता है। सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, लैंगिक मुद्दा बहुत सिंपल है, इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। प्रतिभाशालता, ठीक है, इनसे संबंधित, इन सभी से संबंधित मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, एक ही वीडियो बना रखा है, उस एक ही वीडियो में ये बहुत सारे मुद्दे आपको मिल जाएंगे। 30 क्वेश्चन, अगर आप उनको देख लेते हैं तो पूरा काम हो जाएगा आपका। अधिगम विकार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कुछ ना कीजिए आप हमारी टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल, वहां पे आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी, बस 2 मिनट पढ़ लीजिए 2 बार, अगर आपके लिए एक प्रश्न वहां से सही हो जाएगा। वैयक्तिक भिन्नताएं, यहाँ से एक प्रश्न आता है, वंचित वर्ग के जो बच्चे हैं वहां से संबंधित या वैयक्तिक भिन्नताओं से संबंधित आता है। अपसारी या सृजनात्मक चिंतन, अभिसारी चिंतन, इनकी आप टर्मोलॉजी को पढ़ लीजिए गूगल से सर्च करके, ये क्या होता है। समस्या समाधान से संबंधित कुछ प्रश्न आते हैं जो हमारी एक वीडियो मिल जाएगी, क्योंकि वहीं से आप इसे कर पाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा कठिन टॉपिक है, लेकिन 1 से 2 प्रश्न अब हर बार आ रहा है। आकलन व मूल्यांकन बहुत इंपॉर्टेंट है, रचनात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन या CCE, इनको पढ़ लीजिए। ठीक है, रचनात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन लिख ही दिया मैंने। थोड़ा सा आप RT, राइट टू एजुकेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी और निपुण, ठीक है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। और एक NCF, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये प्रत्येक सब्जेक्ट में, अगर आप पूरा 5 सब्जेक्ट के अगर आप पूरा पेपर जब एनालिसिस करेंगे तो इनसे कम से कम 8 से 10 सवाल इन्हीं 4-5 टॉपिक से पूरे पेपर में मिलेंगे, चाहे वो मैथ सेक्शन में आए हो, EVS में आए हो, CDP में, किसी लैंग्वेज वाले सेक्शन में आए हो। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिए। अब इसके बाद हम देखते हैं मैथ्स इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है। मैथ में नंबर सिस्टम बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप थोड़ा सा, आपको पता होना चाहिए भाज्य संख्याएं क्या है, अभाज्य संख्याएं क्या है, सम संख्याएं जैसे इवन नंबर, ऑड नंबर, को प्राइम नंबर, ठीक है, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन जरूर पढ़ लीजिए। बहुत आसान सवाल आ जाता है, कभी कभी फिर गलत हो जाता है। यानी उसके बाद जातीय मान व स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू, ठीक है, और लोकल वैल्यू, इसके बारे में बहुत आसान है ये तो, ठीक है। और इसे दशमलव पे भी अप्लाई कीजिए, जो दशमलव जो संख्याएं हैं उनके भी स्थानीय मान या जातीय मान, थोड़ा सा जातीय मान तो बहुत आसान है, प्रत्येक संख्या का जातीय मान स्वयं वही संख्या होती है, लेकिन स्थानीय मान दशमलव में थोड़ा अलग से निकलता है, इस पे विशेष ध्यान दीजिए। भिन्न, ठीक है, भिन्न भिन्न का जोड़, घटा, गुणा, भाग, विशेषकर जिन भिन्नों में हर समान नहीं होते हैं उनका देखिए। भिन्न का आरोही, डिसेंडिंग, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आता ही आता है। ठीक है,
एलसीएम और एचसीएफ यानी कि लासा मासा की संकल्पना, यहाँ से भी प्रश्न आता है। जोड़ घटाव गुणा भाग की संकल्पना, ये विशेषकर आता है दशमलव के संबंध में, सॉरी, ठीक है। यह कहाँ आता है, इनसे जो प्रश्न आते हैं आंकिक प्रश्न जिन्हें कहते हैं, जोड़ घटाव वाले, वहां पर भी इससे संबंधित प्रश्न आता है, ठीक है। यहाँ से कुछ घड़ी जैसे प्रश्न है या किसी अन्य तरीके के प्रश्न होते हैं, टाइम को ऐड कराना है, इस तरीके से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। सरलीकरण सिंप्लीकेशन बोर्ड मास का कभी कभी आ सकता है, ठीक है, एक आध प्रश्न, ठीक है, इसको एक दो प्रश्न लगा लीजिए। भिन्न व दशमलव की संकल्पना बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो यहाँ से 2-3 प्रश्न आपको मिलने ही मिलने हैं। रुपए पैसे और समय की समझ, समय का एडिशन सब्सट्रैक्शन कर लीजिए, बहुत आसान है। आप क्षेत्र मिति क्या है, क्षेत्र मिति विशेषकर 2-3 चीजों के बारे में देख लीजिए, आयत है, वर्ग है, समचतुर्भुज है, ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, बस इनके बारे में। पाई चार्ट के बारे में पूछ लेता है, ये आपको जब सॉल्यूशन लगाएंगे, PYQs लगाएंगे पिछले 10 वर्ष के, वहीं कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बस उतना पर्याप्त है, ठीक है। ब्लूम टैक्सोनॉमी से अब एक सवाल पूछा जाने लगा है, आपको सॉल्यूशन कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएगा, आप 10 ईयर्स लगाएंगे तो ज़्यादा जरूरत ही नहीं पड़ेगी कहीं से। NCF से 1 से 2 सवाल मैथमेटिक्स में जरूर ही पूछा जाता है। बैन हिले से भी एक सवाल पूछा जाता है 100%, NEP से भी पूछा जाता है, और अब निपुण से भी इसमें एक सवाल पूछा जाता है। जो मैंने बताई दिया एक बार में ही पढ़ लीजिए, कहीं ना कहीं ये बहुत काम करेंगे आपके लिए। इसके बाद है EVS इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। EVS इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी है पर्यावरण व इसके घटक के बारे में पढ़ लीजिए, ठीक है। इसके बाद प्रदूषण, सभी प्रकार के ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में, ठीक है। इसके बाद NCERT और ये NEP निपुण वगैरह मैंने बता ही दिया। भारतीय राज्य और उनकी भौगोलिक स्थिति बहुत जरूरी है, आप मैप को जरूर अब 2-4 पर डे देखिए, एक बार आप गूगल पे सर्च कीजिए इंडियन जो पॉलिटिकल मैप, इंडियन पॉलिटिकल मैप में विशेषकर भारतीय राज्य, उनकी राजधानी, ठीक है, उनकी राजधानी, और वो किस भौगोलिक स्थिति में है, कौन से राज्य पूर्वोत्तर राज्य हैं, कौन से दक्षिण भारतीय राज्य हैं, कौन से उत्तर भारतीय राज्य हैं, ठीक है। इस तरीके से प्रश्न बहुत आता है। वायुमंडल और जैव मंडल के बारे में, ठीक है, वायुमंडल की सभी परतें, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल, ठीक है, मौसमी घटनाएं कहाँ होती हैं, वायु और एरोप्लेन्स कहाँ उड़ते हैं, इस तरीके से जैव मंडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं ज़्यादा डिटेल नहीं करूँगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा। प्रमुख चित्रकलाएं, सिर्फ चित्रकला और किस राज्य की विशेषता है, ठीक है, उससे संबंधित देख लीजिए, जैसे मधुबनी बिहार की है, बहुत प्रश्न पूछा जाता है इस तरीके से। पर्यावरण का प्राथमिक स्तर पर उद्देश्य, ये पेडागोजी कुछ नहीं करना है, जो आप 10 PYQs लगाएंगे उसमें ही जो प्रश्न मिल जाएं उन्हीं को थोड़ा सा एक बार ढंग से पढ़ लेंगे, बस, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं आता है। शिक्षण अधिगम सामग्री, ये तो आपको प्रश्न PYQs में मिल जाएंगे, जानवरों के बारे में, ठीक है, ये भी PYQs से मिल जाएंगे, वरना इससे हाथी है, व्हेल है, इस तरीके के जानवर, घोड़ा है, इनसे संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। रोग के बारे में जरूर पढ़ लीजिए, ठीक है, संचारी रोग, संक्रामक रोग, ठीक है, इनके बारे में, और थोड़ा सा अगर चाहें तो जो वायरस से होने वाले रोग हैं, बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, थोड़ा सा जितना चाहें, जैसे विशेषकर मलेरिया है, हैजा है, इनसे संबंधित, या दिमागी बुखार है, चिकनगुनिया है, ठीक है, डेंगू है, इनसे संबंधित विशेष प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। भारतीय कृषि, कृषि में भी फसलों के बारे में थोड़ा सा, फसल चक्र और कुछ फसलें कहाँ, कौन से एरियाज में विशेषकर होती हैं या किस मिट्टी में होती हैं, और सीजन जो है रबी, खरीफ और जायद फसलों का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लीजिए। हिंदी में सबसे ज़्यादा गद्यांश पद्यांश की जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आप 10 PYQs की गद्यांश पद्यांश की प्रैक्टिस कर लेंगे तो 15 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, तो आप 15 नहीं तो 10 से 12 क्वेश्चन आसानी से सही कर लेंगे। और 10 से 12 क्वेश्चन अगर आपके पेडागोजी में सही हो गए तो आपके 25 क्वेश्चन कम से कम हिंदी में सही होने चाहिए, तभी आप CTET में अच्छा स्कोर और आसानी से पास कर पाएंगे। क्योंकि हिंदी जैसे सब्जेक्ट में अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे 18-18 नंबर आ जाएं, तब फिर आप अन्य अगर किसी विषय में कम नंबर आ पाए तो फिर आप फेल हो जाएंगे, ठीक है। यही टेक्निक्स होती है किसी एग्जाम को पास करने के लिए। तो जो हिंदी जैसा सब्जेक्ट है उसको इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि प्रत्येक सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कोई सब्जेक्ट अगर सरल है तो आप उसमें ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं, जिससे जो कठिन सब्जेक्ट हैं उनको अगर कम नंबर आते हैं तब भी आप जो है अच्छे नंबर ला पाएँ। शिक्षण कौशल बहुत इंपॉर्टेंट है,
सुबोपल का नियम है, ग्राह्य शिक्षण कौशल है। इस तरीके से इसका मैंने पूरा हिंदी के 2 वीडियोस बनाए। एक वीडियो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप 2-3 वीडियो नहीं देख पा रहे, एक मेरा वीडियो है 40 MCQs हैं लगभग, ठीक है। प्ले लिस्ट में देख लीजिए जो अभी आया है, ठीक है, वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सारे ये क्वेश्चंस आपके लगभग सही हो जाएंगे, 8 से 10 क्वेश्चन पेडागोजी के। उसके बाद श्रुत लेख जैसे इमला है, ठीक है, या स्वनिम उपागम फोनेटिक्स है, ये सारे चीज़ें जो है मेरी एक ही वीडियो में लगभग मिल जाएंगी। कहानी कविता शिक्षण क्यों, क्या इसके उद्देश्य, ठीक है, ये सब एक ही वीडियो मिल जाएगी। 40-50 क्वेश्चंस हैं उसमें। भाषा क्षमताएं, ठीक है, डिसेबिलिटीज़, ये डिसेबिलिटीज़ तो आपको हर कम से कम 4-5 क्वेश्चन पूरे पेपर में मिलेंगे, तो इसलिए डिसेबिलिटीज टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी गलतियां या छोटी चीज़ समझ कर हम जिसे इग्नोर करते हैं और फिर वहां पे जाके हम जरूर फंसते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा पढ़ाने का उद्देश्य और प्रभावी तरीका, ये तो 10 PYQs लगाएंगे, बस उसी में से कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। क्यों जरूरी है, क्या है, उपचारात्मक शिक्षण, रेमेडियल टीचिंग, ठीक है, निपुण और वास्तविक सामग्री जिसे TLM कहते हैं, हम रियलिया भी कई शब्द प्रयोग किया गया है, तो इसको देख लीजिए। या प्रिंट रिच मटेरियल का प्रयोग किया गया है, ठीक है। ये PYQs में भी आपको प्रश्न आसानी से मिल जाएंगे, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है, ठीक है। इसके बाद इंग्लिश इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंग्लिश इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सेम वही है, कंप्रेंशंस जो प्रोज पोट्री, वहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ पकड़ बनाने आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। लर्निंग स्किल्स, ठीक है, वही शिक्षण कौशल, ठीक है, LSRW जो रूल होता है और ये सब, ठीक है। अप्रोचेस एंड मेथड्स ऑफ इंग्लिश टीचिंग की, डायरेक्ट मेथड है, डॉक्टर वेस्ट मेथड है, इनके बारे में थोड़ा सा गूगल से सर्च करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इंक्लूसिव एजुकेशन, वही समावेशी शिक्षा। लर्निंग डिसेबिलिटीज़, वही आना है, डिसलेक्सिया और डिस्ग्राफिया, यही सब चीज़ें। रेमेडियल टीचिंग यानी कि उपचारात्मक शिक्षण, CC, NEP, NCF, निपुण, बस एक बार लिख लेंगे सब जगह काम करेगा। प्राइमरी सेकेंडरी लैंग्वेज, इनके बारे में, इनकी कैसे सीखने की जो बात है, ठीक है, वो सब चीज़ें आ जाती हैं यहाँ पर। फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी कि रचनात्मक मूल्यांकन, सबमेटिव असेसमेंट, इस तरीके से, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है, ठीक है। इस तरीके के 15 क्वेश्चन आते हैं इनसे और 15 क्वेश्चन कंप्रेंशन से ही मिल जाएंगे। तो जो ये 15 क्वेश्चन मिल रहे हैं, इनमें अगर 10 क्वेश्चन भी अगर आप सही कर पा रहे हैं और करीब 10 क्वेश्चन यहाँ, तो 20 क्वेश्चन हो जाएंगे इंग्लिश में आराम से। और हो सकता है 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा सही कर दें तो 22, 23 बहुत है, 20 क्वेश्चन। संस्कृत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है, तो संस्कृत में वही पढ़ना है आपको, गद्यांश पद्यांश, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन पे प्रत्येक, अगर कोई जो भी आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर रहे हैं, उन लैंग्वेज के जो कंप्रेंशंस हैं उन पे बहुत बल देने की आवश्यकता है, क्योंकि वो सबसे मेजर पोर्शन है, ठीक है। फिर अन्य चीज़ों पे, पेडागोजी पे थोड़ा सा फोकस कीजिए, क्योंकि पेडागोजी बहुत आसान होती है। इनकी 15 क्वेश्चंस आते हैं और सारी लैंग्वेज की पेडागोजी लगभग सेम होती है, बस भाषा का फर्क है थोड़ा सा, ठीक है। अगर 15 क्वेश्चंस आते हैं, 10-12 क्वेश्चन आप आसानी से सही कर सकते हैं। तो शिक्षण कौशल हो गया, संस्कृत भाषा के उपकरण हो गए, नई शिक्षा नीति जो त्रिभाषा फार्मूला है, प्राथमिक स्तर पर संस्कृत पढ़ाने का उद्देश्य, बहुत सारी चीज़ें अगर आप PYQs लगाते हैं, वहाँ जो सॉल्यूशंस दिए हैं वहीं कवर हो जाएंगी। प्राथमिक स्तर पर संस्कृत पढ़ाने की प्रभावी जो टेक्निक्स हैं, ठीक है, और बाकी तो ये है ही NCF, NEP, निपुण, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।